जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं ना, जो मैंने फटाफट सॉल्व कर दिए, बट तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी होगी है ना, तभी तुमसे कॉन्फिडेंट तुम होगे कि हाँ हमसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी वो, है ना। तुमने देखा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। सेंट्रीपेटल का डेटा दिया है तो मैं टेंजेंशियल का डेटा निकाल ले रहा था कैलकुलेशन से। अगर टेंजेंशियल के बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया है तो मैं सेंट्रीपेटल निकाल ले रहा था, है ना। और दो बातें हमने का यूज़ किया कि नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और सेंट्रीपेटल दोनों का रिजल्टेंट होता है ना। और टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल हमेशा दोनों से एक दूसरे से कितने एंगल पे रहते हैं, 90 डिग्री पे। क्लियर सभी को। आज के लेक्चर में ना हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, ये थोड़ा अच्छा एडवांस लेवल का टॉपिक है। याद करो मैंने तुम्हें ये बोला था कि एंगुलर वेलोसिटी, जनरल और सर्कुलर मोशन, है ना। तो जनरल वाले टॉपिक को मैंने छोड़ा था वहाँ पे। मैंने क्या पढ़ा था ये मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। क्लियर। तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है ये तो हमने देख लिया है। तो ओमेगा इन जनरल क्या होता है ना। जनरल डेफिनेशन ओमेगा का क्या है, जैसे थीटा का तुमने जनरल डेफिनेशन लिया है ना, जनरल तुमने थीटा कैलकुलेट किया पहले, है ना। फिर मैंने तुम्हें सर्कुलर मोशन में थीटा कैसे निकालते हैं वो बताया, है ना। थीटा में क्या था, जनरल डेफिनेशन क्या था थीटा का, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, वो थीटा होता है ना। अब जनरल केस में क्या है कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर का लेंथ सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। बट सर्कुलर मोशन एक उसका जनरल का एक स्पेशल, उसका नाम जनरल क्यों है, क्योंकि सर्कुलर मोशन ना एक स्पेशल केस है, जनरल का एक स्पेशल केस, कि जिसमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर सेम होते हैं और वो इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल होता है। समझ आया। तो यहाँ बार बार जो मैं जनरल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब यही है। सिमिलरली जो मैंने तुम्हें ये बात बताई कि जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है ना, जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है सर्कुलर मोशन में, है ना, वो किस गति से घूम रहा है, या फिर अगर मैं किसी को देख रहा हूँ तो मैं गर्दन किस तेज़ी में घूम रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओमेगा कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। मैं अभी अपने हाथ को देख रहा हूँ, है ना, तो मान लो कि ये मेरा पोजीशन वेक्टर है ना, इस पॉइंट को मैं देख रहा हूँ। अभी ये पॉइंट इधर से इधर जा रहा है तो क्या करा, मेरा पोजीशन वेक्टर भी घूम रहा है ना ऐसे करके। क्लियर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, है ना, ऑब्जर्वर से पॉइंट तक पोजीशन वेक्टर जानता है। मान लो ये पेन है यहाँ ऐसे ये घूम करके जा रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ये मेरा हाथ हो गया ना, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर घूम रहा है। तो जिस रेट से पोजीशन वेक्टर घूम रहा है उसी रेट से मुझे अपना गर्दन भी घुमाना पड़ रहा है। क्लियर सभी को। तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस रेट से पोजीशन वेक्टर रोटेट करे। क्लियर। और उसका मैथ्स का फॉर्मूला में डी थीटा बाई डी टी उसका डेफिनेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू। तो आज हम ना जनरल पढ़ेंगे कि अगर सर्कुलर मोशन ना हो तो उसमें ओमेगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आ जाओ। देखो एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है कि वाइल ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन अ नियर बाई ट्री अपीयर्स टू बी ट्रैवलिंग फास्टर देन अ फार अवे पोल। मान लो तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। क्लियर। तो जब तुम ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो जो बाजू में तुम्हारे ट्री और पोल्स बाहर सब कुछ नज़र आता रहता है तुम्हें ना। मान लो एक दूर में मैदान में एक पोल खड़ा है, ठीक है, और तुम्हारे ट्रेन जहाँ से गुजर रही है वहाँ के बाजू में एक ट्री है जस्ट पास में ही। तो जब ट्रेन गुजरती है तुम्हें क्या लगता है, ट्री बिल्कुल तेज़ी में भागता है, बट वो जो दूर वाला पोल है वो धीरे धीरे करके ट्रैवल कर रहा है। ऐसा हम फील करते हैं ना, है ना। हाँ, अगर तुम ट्रेन के अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो ऑब्वियसली तुम ट्रेन के अंदर देखोगे, बाहर नहीं देखोगे। बट मान लेते हैं कि ट्रेन में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है और तुम बाहर देख रहे हो, ठीक है। और ये हमारा ट्रेन है, ट्रेन ड्रॉ कर लेते हैं एक फालतू सा अपना, ठीक है। लेटर से ये तुम्हारा ट्रेन है ना, ये इस ट्रेन के अंदर तुम बैठे हो। इस ट्रेन के चक्के बना दें, चलो ट्रेन के दो चक्के बना देते हैं, आ जाओ। क्लियर। इस ट्रेन के अंदर तुम बैठे हुए हो। क्लियर। और सीट वगैरह लगी होगी, क्या मालूम, जाने दो। ये तुम्हारा ट्रेन है ना, टी। अब लेटर से ये ट्रेन तुम्हारा इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड वी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ट्री है ना, इस टी को मैं हटा देता हूँ। टी को हम ट्री के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेटर से तुम्हारे पास बाजू में एक ट्री है, ठीक है। इसको ट्री ना बोल के, ट्रेन है अगर ये, तो ट्री ना बोल के मैं एक काम करता हूँ, टी और टी क्योंकि सेम हो जाएंगे। ये रेलगाड़ी तुम्हारी, ठीक है, दिस इज रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्री है और दूर में कहीं पर एक पोल है, ठीक है।
दोनों मान लो बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन में है ना, मतलब ये दोनों के दोनों जो हैं एक स्ट्रेट लाइन में है, वो स्ट्रेट लाइन भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, पोल और ट्री दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पर है। क्लियर सभी को? ये तुम्हारा ट्री है और वो तुम्हारा पोल है। ठीक है, तो जब तुम ट्रैवल करते हो तो ज़्यादा तेज़ कौन ट्रैवल करता है, ट्री या पोल? उन दोनों में से कोई ट्रैवल नहीं करता, ट्रैवल तुम करते हो। ट्री और पोल तो अपनी जगह पे ही है। हाँ, हमें लगता है कि ट्री और पोल ट्रैवल कर रहे हैं, क्यों? रिलेटिव वेलोसिटी है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम जब ट्रेन में बैठे हैं तो मुझे क्या लगता है, ये ट्री और पोल ट्रैवल कर रहा है। एक्चुअल में ट्रैवल तुम कर रहे हो, है ना। ट्री और पोल तो अपनी जगह पे ही रहते हैं, बट बात वो नहीं है। बात ये है कि ऐसा क्यों लगता है कि जो पास वाला ट्री है वो बहुत तेज़ भाग रहा है और जो दूर वाला पोल है वो धीरे भाग रहा है। ऐसा क्यों लगता है? तो तुम ध्यान से देखो, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड। ये जो डायग्राम मैंने बनाया, दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड। क्लियर? अब ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है ना, ये स्ट्रेट लाइन मैंने थोड़ी सही से नहीं बनाई, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन की बात करूं, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेलगाड़ी, क्लियर, तो उसमें डायग्राम कैसा बनेगा बताओ। देखो ध्यान से ना, रेलगाड़ी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या कहानी चल रही होगी। ठीक है, रेलगाड़ी के अंदर तुम बैठे हुए हो और तुम अब क्या आ गए, तुम रेस्ट पे आ गए। क्लियर सभी को? रेलगाड़ी के अगर अंदर तुम बैठे हो तो तुम क्या आ गए, तुम रेस्ट पे आ गए। ठीक है, अब ट्री और पोल तुम्हें किस स्पीड से ट्रैवल करते हुए दिखाई देंगे। अगर तुम रेस्ट पे आ गए तो ट्री और पोल तुम्हें किस स्पीड से ट्रैवल करते हुए दिखाई देंगे। तो ध्यान से देखो, अगर तुम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे, है ना, अगर तुम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो तुम्हें ट्री और पोल दोनों ही पीछे ट्रैवल करते हुए दिखाई देंगे v स्पीड से, है ना, और तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी अब, 0। क्लियर है ना? वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू रेलगाड़ी वो उधर आ जाएगा v, और पोल विथ रेस्पेक्ट टू रेलगाड़ी वो भी उल्टा आ जाएगा v। और यहाँ पे ये दोनों कैसे थे, रेस्ट पे, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ये ग्राउंड था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ये भी रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे था, है ना। उल्टे डायरेक्शन में तुमने उतना v बना दिया। क्लियर सभी को? रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जिसको डाउट हो रहा है वो इक्वेशन लिख के भी देख सकता है, यही दोनों आएगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, टी टाइम के बाद, लेट अस से आफ्टर टी टाइम, है ना, कितने टाइम का टी टाइम, मतलब चाय वाला टाइम नहीं, टी टाइम, स्मॉल टी टाइम। ठीक है, टी टाइम के बाद ये जो तुम्हारा ट्रेन है ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर गया होगा, और जो तुम्हारा पोल है वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रेलगाड़ी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रेलगाड़ी में तो दोनों ट्रैवल कर रहे हैं ना, तुम रुके हुए हो। एक्चुअल में दोनों रेस्ट पे हैं, बट रेलगाड़ी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों ट्रैवल कर रहे हैं ना, क्योंकि तुम रेलगाड़ी से बैठ के देखते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि वो सब चीज़ें पीछे भाग रही है। ठीक है, अब देखो ये दोनों कितने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे बताओ। टी टाइम में क्या ये बहुत ईजी है बताना कि इसने भी वीटी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और इसने भी वीटी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, है ना। अगर ट्रेन का स्पीड कांस्टेंट है v, तो इन दोनों का स्पीड भी कांस्टेंट आएगा v, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड होगा वो v इंटू टी उतना ट्रैवल होगा। अब तुम ध्यान से देखो, रेलगाड़ी के रिस्पेक्ट में पोल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। रेलगाड़ी के रेस्पेक्ट में पोल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेलगाड़ी के रेस्पेक्ट में पोल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या वो इतना हुआ, है ना। ये हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ थीटा पोल, है ना, ये एंगल इतना ही हुआ ना। पोल पहले यहाँ था और अब पोल यहाँ पहुँच गया ना। पोल जो नई जगह पे पहुँचा, चलो लेटर से मैं उस पॉइंट को बोलता हूँ पी डैश, है ना। पोल वहाँ पहुँच गया तो कितना हो गया वो पी डैश। तो थीटा पी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ पोल का विथ रेस्पेक्ट टू रेलगाड़ी, इतना ही हुआ ना। ये तुम्हारा पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो पोल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये, पोल का फाइनल पोजीशन वेक्टर ये, तो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। अब ट्री का कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ध्यान से देखो, है ना, ट्री का कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ट्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर ट्री का, ऐसा बिल्कुल सीधा, और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर ट्री का। तो ट्री का टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो मैं इसको कहता हूं थीटा टी। तो मुझे बताओ टी टाइम में किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है इन सेम टाइम। किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है, ट्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं अपने ओमेगा के बेसिक फॉर्मूले से चलूँ, है ना,
डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों का डी टी तो सेम है, बट डी थीटा किसका ज़्यादा आया? डी थीटा ट्री का ज़्यादा आया, है ना। डी थीटा ट्री इज ग्रेटर देन डी थीटा पोल फॉर सेम टाइम टी, फॉर सेम टाइम टी, देयरफॉर ओमेगा ऑफ ट्री इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ पोल। और इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि ट्री ज़्यादा तेज भाग रहा है और पोल धीरे धीरे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि ट्री का ओमेगा ज़्यादा है। मतलब अगर तुम ऐसे बैठे हो तो ट्री को देखने के लिए तुम्हें बहुत फास्ट गर्दन घुमानी पड़ेगी, जबकि जो दूर में पोल है उसको देखने के लिए तुम्हें धीरे धीरे गर्दन घुमानी पड़ेगी। समझ आई बात सभी को? ओमेगा ऑफ ट्री इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ पोल। क्यों? क्योंकि उसका थीटा ज़्यादा है, ज़्यादा एंगल कवर कर ले रहा है वो इन अ स्मॉल टाइम, और वो इस डायग्राम से क्लियर है। ठीक है, मज़ा आ गया यार इस एग्जाम्पल में, है ना। ये तुम्हारा कहानी बताता है कि ओमेगा एक्चुअल में है क्या चीज़। और तुम देखो ट्री और पोल एक्चुअल में तो दोनों में से कोई ट्रैवल नहीं कर रहा, बट अगर ट्रेन के फ्रेम में भी देखोगे तुम तो दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रहे हैं ना। पोल यहाँ से यहाँ पी से पी डैश किया और ट्री तुम्हारा यहाँ टी से टी डैश किया। क्लियर? तो ये जो दोनों ने डिस्टेंस ट्रैवल किया और दोनों ने स्ट्रेट लाइन मोशन लिया, बट फिर भी इस रेलगाड़ी के रेस्पेक्ट में दोनों का एंगुलर वेलोसिटी निकला है ना। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है ना। अगर मैं इसी ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा कर दूँ बिल्कुल इस ट्री के स्ट्रेट लाइन में, तो ट्री का ओमेगा 0 हो जाएगा उस ऑब्जर्वर के लिए, बट पेड़ का ओमेगा पोल का ओमेगा अभी भी होगा, है ना। बट मान लो अगर मैं यहाँ पे एक बोलता हूँ कि ऑब्जर्वर 2 है, ये ऑब्जर्वर 3 है और ये ऑब्जर्वर 1 है ना, अंदर वाला जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर 1 है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो किस ऑब्जर्वर के लिए किसका ओमेगा 0 होगा? बोलो। ओमेगा ऑब्जर्वर 3 के लिए इस पोल का ओमेगा 0 होगा, क्योंकि आर आई और आर एफ दोनों सेम लाइन में बनेंगे, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा। बट O3 के लिए ट्री का ओमेगा आएगा, है ना। सिमिलरली O2 के लिए ट्री का ओमेगा 0 होगा, बट पोल का ओमेगा 0 नहीं होगा। O1 के लिए दोनों का ओमेगा 0 नहीं होगा, दोनों का ओमेगा उसे दिखाई देगा, है ना। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और मेन में इस पेज पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं, ओमेगा क्या है ये उसका इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। क्लियर सभी को? अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ये ओमेगा जो है, ये पूरा जो तुम्हारा दोनों सारे जो ओमेगा आएंगे, है ना, जो तुम अगर मैं सर्कुलर मोशन में देखूँ इसकी बात करूँ, चलो मैं सर्कुलर मोशन में तुम्हें डायरेक्टली बताता हूँ। अगर मैं इसकी सर्कुलर मोशन में बात करूँ तो हमने ऑलरेडी देख तो रखा ही है, बट फिर भी देखते हैं ना एक बार और। ये पॉइंट P है ना, यहाँ पे पॉइंट P नहीं है वो, ये है तुम्हारा सेंटर जहाँ ऑब्जर्वर रहता है, और ये पॉइंट P जो है लेटर से ये घूम रहा है इसके ऊपर, है। तो पॉइंट P घूम के यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना, मान लेते हैं P इधर घूम रहा है, और ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो थीटा, तो जितनी देर में इसने ये थीटा एंगल कवर किया है ना, जितनी देर में, उसी का रेट को तुम क्या बोलोगे? ओमेगा बोलोगे। क्लियर सभी को? यहाँ पर भी तुम देखो ऊपर भी हो यही रहा था, बस ऊपर में क्या हो रहा था कि पार्टिकल्स जो है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे, फिर भी ओमेगा आ रहा था। यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो एक सर्कल पे ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सर्कुलर मोशन है ना। जितना भी इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में एंगल है, उसको तुम जब टाइम से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें अपना ओमेगा मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, याद रखना कि डायरेक्ट तुम डिस्टेंस बाय टाइम तभी कर सकते हो अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, है ना। जैसे स्पीड कांस्टेंट होता था तभी तो तुम डिस्टेंस बाय टाइम करते थे। क्लियर? अब यहाँ पे जनरल ओमेगा का डेफिनेशन और ये सर्कुलर मोशन में ओमेगा, तुम देखो सर्कुलर मोशन एक स्पेशल केस है। कैसे? जनरल ओमेगा में इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर का लेंथ सेम नहीं है, जबकि सर्कुलर मोशन में इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर का लेंथ सेम है। क्लियर सभी को? अब जनरल ओमेगा पे करते हैं हम PhD। आओ ध्यान से देखो, ओमेगा का फॉर्मूला बिल्कुल शर्माना नहीं है, मस्त टाइप से एकदम पढ़ना है आज लेक्चर को। देखो ये तुम्हारा ऑब्जर्वर, मुझे बताओ अगर पार्टिकल P यहाँ पर है और वो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे उसका वेलोसिटी वेक्टर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना, टेंजेंशियल। और ये पोजीशन वेक्टर R से या रेडियस से कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। क्लियर सभी को? और तुमने जो इसमें जनरल फॉर्मूला V का डराइव किया, वो क्या डराइव किया? R ओमेगा। मतलब यहाँ से अगर मैं ओमेगा का फॉर्मूला देखूँ तो ये V/R आएगा। बट ये किसके लिए है? ये सर्कुलर मोशन के लिए किया था हमने, याद करो, है ना।
ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में हमने डिराइव किया है। बट अभी अपने को क्या डिराइव करना है, अपने को जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है ओमेगा का, जनरल केस में, है ना, क्योंकि यहाँ तो सर्कुलर मोशन में किया ना हमने, ये सब याद करो, ये सब कुछ हमने सर्कुलर मोशन में डिराइव किया है ना लास्ट लेक्चर में। बट अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को जनरल फॉर्मूला निकालना है। तुम ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा डायग्राम है ना, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है, इसमें ये जो पोल तुम्हारा आगे जा रहा है, तो पोजीशन वेक्टर का लेंथ अलग अलग है ना। जब पोल अपने इनिशियल पॉइंट पर है, तो मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर ऐसा बना है ना, आर इनिशियल, तो मुझे बताओ आर इनिशियल और वी में कितना एंगल है, 90 डिग्री। बट कुछ देर के बाद क्या हुआ, बोलो, कुछ देर के बाद मान लो जब पोल तुम्हारा यहाँ पहुंचा हुआ है, अब तो आर एफ तो ये हो गया, क्लियर, और वेलोसिटी इसका किस तरफ था, इस तरफ, है ना, वेलोसिटी इस एक्स डायरेक्शन में था। तो क्या अब एंगल 90 डिग्री है क्या पोजीशन वेक्टर और वी के बीच में? नहीं। तो जनरल ओमेगा में यही फर्क है, जनरल ओमेगा में पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री नहीं रहता है ना। अगर कभी है भी तो बाद में देखो चेंज कर गया। इनफैक्ट वहाँ पर क्या, तुम किसी और बीच वाले पॉइंट पे भी ले लो ना, यहाँ पे पॉइंट पी को लो, बनाओ ये पोजीशन वेक्टर, देखो पॉइंट पी इस दिशा में जा रहा है ना वी से, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ बनेगा ना। मुझे बताइए एंगल 90 डिग्री है क्या? नहीं। तो यही फर्क है। जबकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तुम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल को बना लो, हर बार पोजीशन वेक्टर और वी के बीच का जो एंगल है वो बार बार 90 डिग्री ही आएगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा रेडियस बनेगा और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट बनेगा। इस लाइन को तुम यहाँ पे लिखना, क्या कि जनरल केस में हर वक्त आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 नहीं रहता है, बट सर्कुलर मोशन में एवरी टाइम पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 रहता है। क्लियर सभी को ये? तो इसीलिए जब तुम जनरल फॉर्मूला बनाते हो ओमेगा का, तुम जब जनरल फॉर्मूला बनाते हो ओमेगा का, तो तुम ये बनाते हो, जनरल फॉर्मूला इज v परपेंडिकुलर बाई r, वेयर v परपेंडिकुलर क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू r, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू r नहीं, परपेंडिकुलर टू r है ना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r। तो जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वो तुम्हें लेना है सिर्फ, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो v बाई आर लेते हो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे, है ना, मान लो जब ये इस पॉइंट p डैश पे पहुँच गया है, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट डिवाइड करूँगा, ऐसे और ऐसे, एक अलोंग r होगा और एक परपेंडिकुलर टू r होगा। तो तुम्हें फॉर्मूला में सिर्फ ये v परपेंडिकुलर यूज़ करना है। ये v पैरेलल कहलाएगा, क्यों? क्योंकि वो r के पैरेलल है। ये v परपेंडिकुलर कहलाएगा क्योंकि ये v से परपेंडिकुलर है। तो तुम्हें सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है ओमेगा के कैलकुलेशन में जिसमें जो कि परपेंडिकुलर टू r हो। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में वो हर वक्त परपेंडिकुलर ही रहता है और उसी से ओमेगा कैलकुलेट होता है। तो हम अगर जनरल केस लेंगे, है ना, ये जनरल फॉर्मूला हो गया तुम्हारे ओमेगा का, v परपेंडिकुलर बाई r। अब यहाँ तो r रेडियस है, वहाँ r क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, या फिर तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, यही है ना r, है ना, पोजीशन वेक्टर यही तो होता है। ऑब्जर्वर क्या है, जहाँ से पोजीशन वेक्टर चालू होता है और जहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वहाँ वो पोजीशन वेक्टर खत्म होता है। तो आर क्या होगा, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे तुम्हारा आर क्या है, देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है पोल और ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है, तो ये है आर। क्लियर सभी को ये चीज़? अब ध्यान से देखो, है ना, एक एग्जाम्पल करते हैं इस फॉर्मूले को समझने के लिए। लेट अस से ये हम अपना एक्सेस बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा जो सौरभ है वो यहाँ खड़ा है, ठीक है, और हमारी जो नेहा है वो यहाँ पर है। क्लियर? अब ये नेहा जो है ये क्या कर रही है,
ये अपने एक्टिवा पे जा रही है इस तरफ, क्लियर। तो कुछ देर में नेहा जो है वो यहाँ पे पहुँच गई, क्लियर सभी को। नेहा कुछ देर में इस पॉइंट पे पहुँच गई एन डैश, और नेहा के एक्टिवा की जो स्पीड है लेट अस से वो है 50 किलोमीटर्स पर आवर, क्लियर। वो अपने एक्टिवा पे किस स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर्स पर आवर। उसने सौरभ को नहीं देखा, बहुत तेज़ जा रही है, बट सौरभ ने उसे देखा, क्लियर। तो मुझे बताना है कि जब सौरभ नेहा को देख रहा है, जब नेहा यहाँ पहुँची है, तो सौरभ की गर्दन किस रेट से घूम रही है, मतलब ओमेगा ऑफ नेहा विथ रेस्पेक्ट टू सौरभ कितना है, ये मुझे बताना है, क्लियर सभी को ये चीज़। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना फॉर्मूला पता है, ओमेगा ऑफ नेहा विथ रेस्पेक्ट टू सौरभ क्या होगा, v परपेंडिकुलर ऑफ नेहा विथ रेस्पेक्ट टू सौरभ डिवाइडेड बाई r, वेयर r क्या है, लाइन ज्वाइनिंग नेहा एंड सौरभ। तो मुझे बताना है जब नेहा यहाँ पहुँची है तब ओमेगा निकालना है, ठीक है। तुम्हें पता है कि नेहा कहाँ पहुँची है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर उसी से डिसाइड होगा ना। पोजीशन वेक्टर चालू सौरभ से होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, जहाँ नेहा होगी। तो तुम्हें क्वेश्चन में लिख लो, लेटर से लिखो, एग्जाम्पल में लिख लो, फाइंड ओमेगा ऑफ नेहा विथ रेस्पेक्ट टू सौरभ when नेहा reaches n dash as shown in figure, ठीक है। when नेहा reaches n dash as shown in figure, तो जब वो नेहा यहाँ पहुँची है तो उसको देखने के लिए सौरभ को अपनी गर्दन किस रेट से घुमानी पड़ेगी, वो अपने को बताना है। तो उसके लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए और, है ना। डेटा क्या क्या और क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखो। एक डेटा गिवन है कि ये जो लेंथ है तुम्हारा, ठीक है, दिस इज़ 5 मीटर्स, क्लियर। ये लेंथ कितना है, 5 मीटर। लड़के खुश हो गए, बड़े पास है वो, कोई बात नहीं। और ये जो तुम्हारा लेंथ है यहाँ से यहाँ, लेट अस से दिस इज़ 3 मीटर्स, क्लियर। ये कितना है, 3 मीटर्स। इतना डेटा क्वेश्चन में दिया और वो तुमसे पूछ रहा है कि नेहा का ओमेगा कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू सौरभ, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सौरभ मतलब जब सौरभ नेहा को देख रहा होगा, क्लियर सभी को। ये नेहा विथ रिस्पेक्ट टू सौरभ जब n रीचेज n डैश एज शोन इन फिगर। तो हमें क्या करना है, हमें r मिल गया, r इज़ 5 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए नेहा की विथ रिस्पेक्ट टू सौरभ। तो मैं क्या करूँगा, नेहा की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालूंगा, एक इन दी डायरेक्शन ऑफ r और एक परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ r। तुम ध्यान से देखो, अगर ये 5 है और ये 3 है तो ये एंगल कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, है ना, 3/5 53 डिग्रीज, क्लियर है ना। cos 53 डिग्री 3/5 होता है ना। तो क्वेश्चन में डेटा में ये गिवन नहीं था, है ना। क्वेश्चन का डायग्राम कितना है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन का डायग्राम क्वेश्चन का डायग्राम इतना है, दिस इज क्वेश्चन का डायग्राम इतना। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारा क्वेश्चन का डायग्राम इतना होना चाहिए। तुम चाहो तो सॉल्यूशन फिर दूसरे डायग्राम में करना, ताकि बाद में जब तुम रिवाइज करो तो कंफ्यूज मत करो कि क्वेश्चन में क्या दिया था और क्या नहीं, ठीक है। तो हमने और कुछ चीज़ें और ड्रॉ कर ली यहाँ पे ना। ये एंगल कितना हो गया है, 53 डिग्री हमने निकाल लिया। अब अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो मुझे बताओ, ये तो 90 है ही, तो ये ज़रूर कितना होगा, 37 होगा, है ना। अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 53 होगा। बस हो गया काम। 50 cos 53 30, और यही मेरा v परपेंडिकुलर है ऑफ नेहा विथ रेस्पेक्ट टू सौरभ, है ना। क्लियर सभी को, वही है ना, परपेंडिकुलर टू r। इधर भी आएगा 40, पर उससे तुम्हें मतलब नहीं है ना। ये 40 भी आएगा, 50 साइन 53, ये 40 आएगा, बट मुझे मतलब है 30 से, है ना, क्योंकि ये वो कंपोनेंट है जो मेरे गर्दन को घुमा रहा है। ध्यान से देखो, है ना। अगर सॉरी, मेरे नहीं, सौरभ अगर नेहा को देख रहा है तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसके लिए सौरभ को गर्दन नहीं घुमानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो उसे सीधा दिखाई देगा वो कंपोनेंट, है ना। गर्दन किसके लिए घुमानी पड़ेगी, इस कंपोनेंट के लिए। क्योंकि ये कंपोनेंट ऐसे ही इस पोजीशन वेक्टर को ऐसे करके घुमाएगा, जबकि ये वाला कंपोनेंट तो सीधा जा रहा है। तो 40 तो मुझे सीधा दिख रहा है, बट 30 मुझे ऐसा दिख रहा है, तो गर्दन मुझे 30 के लिए घुमानी पड़ेगी ना। इसीलिए हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। क्लियर सभी को। तो ये वैल्यू तुम्हारे यहाँ फॉर्मूले में क्या आई, 30 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 6 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। 6 रेडियन प्रति सेकंड के रेट से सौरभ की गर्दन घूम रही है। क्लियर सभी को ये।
तो ये क्वेश्चन हो गया अपना समाप्त। और एग्जाम्पल करते हैं, आ जाओ। ये ग्राउंड पे एक बॉल रखा है पॉइंट ओ पे, सॉरी बॉल नहीं, ग्राउंड पे एक पॉइंट है पॉइंट ओ, ठीक है। यहाँ से तुमने एक बॉल को रिलीज़ किया, कहाँ से, 50 मीटर हाइट से। क्वेश्चन है ओमेगा ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ 2 सेकेंड आफ्टर बॉल इज रिलीज्ड। बॉल के रिलीज होने के 2 सेकेंड के पश्चात, 2 सेकेंड के बाद बॉल का ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ कितना होगा। क्लियर। तो ये अपना बॉल है। सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि 2 सेकंड के बाद ये बॉल पहुंचा कहाँ होगा। तो मुझे बताओ, अगर बॉल को रिलीज़ किया गया है ना, बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया गया है, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा 2 सेकंड में, है ना। अब ये सब तुम ओरली कर सकते हो। 20 मीटर, इसका मतलब बॉल जो है अपने पोजीशन से 20 मीटर नीचे आ गया होगा, है ना। बॉल अपने पोजीशन से कितना नीचे आ गया होगा, 20 मीटर। क्लियर। तो बॉल तुम्हारा 20 मीटर नीचे आ चुका है, ठीक है। तो हमारा बॉल भाई पहुंच गया है इस पॉइंट पे, है ना। अब कितना नीचे आया बॉल, 20 मीटर। इस वक्त मुझे ओमेगा निकालना है। क्लियर सभी को। क्वेश्चन में ये 20 मीटर नहीं दिया था, ये तुम्हें कैलकुलेट करना था खुद से। समझ आई बात। अब क्योंकि उसने मुझसे 2 सेकंड बाद पूछा ना, तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा ना कि 2 सेकंड बाद बॉल कहाँ है ना। पिछली बार तो उसने बोल दिया था कि जब नेहा यहाँ पहुंची है तब ओमेगा बताओ, बट इस बार वो कह रहा है कि रिलीज करने के 2 सेकंड बाद बॉल का ओमेगा बताओ। क्लियर सभी को। तो 2 सेकंड बाद बॉल कहाँ है वो मैंने निकाल लिया। क्लियर। अच्छा, अब ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो ये लाइन का लेंथ चाहिए होगा यहाँ से यहाँ, और दूसरा मुझे बॉल की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए होगा जो इस लाइन से परपेंडिकुलर हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले तो यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, है ना। बॉल की वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। बॉल की वेलोसिटी 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी। आई थिंक इसके लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है तुम्हें ना। वो 20 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ आएगी वेलोसिटी, है ना। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, यहाँ 0 से रिलीज़ किया तो 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगा, 2 सेकंड बाद 20 हो जाएगा। अब तुमने काइनेमेटिक्स इतना बना लिया होगा इस टाइम पे कि तुम ये सब काम ओरली कर सको। समझ आए बात। इसलिए पीछे का पार्ट स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। नहीं समझ आ रहा तो v = u + 80 लगा दो, 20 मीटर पर सेकंड तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। तो इस बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ है 20 मीटर्स पर सेकंड। अब मुझे चाहिए v परपेंडिकुलर और r। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना r ड्रॉ कर लेते हैं। बोलो, ये है ना r, ये तुम्हारा r। क्लियर सभी को। और ये है तुम्हारा v। तो मुझे इस v का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वो जो कि परपेंडिकुलर है। दिस इज v परपेंडिकुलर। अब इस 20 का ये जो कंपोनेंट आएगा ना, क्योंकि ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है, तो उसके लिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो अब ध्यान से देखो। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये 20 मीटर है, टोटल हाइट 50 था। तो मुझे बताओ, ये जो बचा हुआ हाइट है ये 30 मीटर आएगा ना, यहाँ से यहाँ कितना आएगा, 30 मीटर। क्लियर। वो 30 है, ये 30 है, तो ये 30 ये 30, तो बताओ ये 45 डिग्री हो गया ना। कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल क्लियर। परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो गए, इक्वल, और ये 90 डिग्री तो है ही, तो ये एंगल 45 हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। मिल गया। तो v परपेंडिकुलर कितना हो गया, 20 cos 45, है ना। ये v परपेंडिकुलर है, ये v था बॉल का, है ना। बट मुझे v परपेंडिकुलर क्या होता है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो r से परपेंडिकुलर। बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन में r पहचानना, है ना। r कौन सी लाइन है, वो लाइन जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को जोड़ती है। तो ये ऑब्जर्वर है पॉइंट ओ, क्वेश्चन लिखा है क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ निकालना है, मतलब ये ऑब्जर्वर है। बॉल का बॉल ऑब्जेक्ट है, बट जब तुमने रिलीज किया तब नहीं, रिलीज के 2 सेकंड बाद। तो 2 सेकंड बाद बॉल कहाँ है वहाँ बनाओ पहले उसे, है ना। उसके लिए ये कैलकुलेशन है। और फिर v परपेंडिकुलर निकालने के लिए पहले बॉल का v चाहिए, फिर उस v का कंपोनेंट निकालना है इस दिशा में। तो कंपोनेंट के लिए ये एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए पहले मैंने अपनी ज्योमेट्री यूज़ की। फिर क्या चाहिए, ये 30 है, ये 30 है, ये 45, तो ये एंगल्स निकल गए मेरे। क्लियर। तो v परपेंडिकुलर क्या हो गया, 20 cos 45। तो ओमेगा बॉल विथ रेस्पेक्ट टू वो क्या होगा, v परपेंडिकुलर है 20 cos 45, मतलब 20/√2। और r की वैल्यू कितनी होगी, बोलो r की वैल्यू कितनी होगी, ये 30 ये 30, तो ये 30√2 हो गया ना, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई 30√2। तो 20/√2 डिवाइडेड बाई 30√2, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/3 रेडियन पर सेकेंड, है ना। क्योंकि 20/30√2 × √2 60, 20/60 1/3 रेडियन पर सेकेंड, तो
2 सेकंड बाद बॉल का ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, मतलब पॉइंट ओ जब बॉल को देखेगा तो उसकी गर्दन 1/3 रेडियन पर सेकंड के रेट से घूमनी चाहिए। क्लियर सभी को ये चीज़? आ जाओ। ओमेगा ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं ना। तुम देखो अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सब में क्या हो रहा है, सब में क्या चल रहा है, सब में तुम ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कहाँ पर है सबसे पहले ये निकालना है ना। तुम चाहो तो इन लाइंस को लिख लो। क्लियर? तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें v परपेंडिकुलर बाई r चाहिए। तो r क्या है? लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो जब भी तुमसे ओमेगा पूछा गया है जिस भी टाइम पे, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ है और उस टाइम पे ऑब्जर्वर कहाँ है, ये सब तुम्हें कैलकुलेट कर लेना है पहले तो। क्लियर? जिस वक्त तुम्हें ओमेगा कैलकुलेट करना है उस वक्त ऑब्जेक्ट कहाँ है और उस वक्त ऑब्जर्वर कहाँ है। क्लियर? वो बन गया। अब उन दोनों को जो लाइन जोड़ रही है वो r है। ठीक है, लिख लो इसको, है ना। उन दोनों को जो लाइन जोड़ रही है वो r है। फिर नेक्स्ट, तो अब तुम्हें उस वक्त वेलोसिटी निकालनी है। किसकी वेलोसिटी निकालनी है? ऑब्जेक्ट की, है ना, क्योंकि जिसका जिसके रेस्पेक्ट में निकालो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालो। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूरी की पूरी नहीं यूज़ करनी है तुम्हें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है जो r से परपेंडिकुलर हो। समझ आया? तो अभी मैं तुम्हें एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे। देखो, है ना, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कराएं तुम्हें विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा क्वेश्चन लिखा ना, ओमेगा ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। बहुत बढ़िया। मतलब ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा प्रोजेक्टाइल का। आ जाओ, ये है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है तुम्हारा और ये वर्टिकल है। इसमें तुमने क्या किया, इसमें तुमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया। मान लो तुमने इसे फेंका 50 मीटर पर सेकंड से और हॉरिजॉन्टल से ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है। इतना ही क्वेश्चन में दिया है और वो बोल रहा है ओमेगा ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ओ, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो कब निकालना है ओमेगा? जब ये बॉल जो तुमने इधर से थ्रो किया, जब वो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर बनाओ। ऑब्जर्वर तो यही है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ निकालना है, ये तो कहीं नहीं जा रहा। बट तुम्हारा जो बॉल है वो घूम घूम के किधर पहुंचा होगा? बॉल तुम्हारा यहाँ से ऐसे प्रोजेक्टाइल करके इधर आया होगा जस्ट बिफोर हिटिंग पॉइंट ओ। तो यहाँ पे अब तुम्हारा बॉल पहुँच गया। क्लियर सभी को? जो तुमने उधर से फेंका। अब ये तुम्हारा क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी ये ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जर्वर, मान लो ये बॉल है तुम्हारा यहाँ, तो ये ऑब्जर्वर हो गया, सॉरी ये ऑब्जर्वर हो गया क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ बोला है, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है वही ऑब्जर्वर होता है। तो ये ऑब्जर्वर है और बॉल का निकालना है। तो मेरा मतलब ये हो गया मेरा आर। तो मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में आर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के इक्वल होगा? यस। तो सबसे पहले हम आर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। आर इस केस में रेंज के इक्वल होगा जो कि 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी होता है। तो यू एक्स यू वाई कितना है बोलो? 50 कॉस 37 40, 50 साइन 37 30। तो 2 इंटू 40 इंटू 30, 2 इंटू 40 इंटू 30 बाई जी। तो ये क्या हो गया? 6 इंटू 40 240 मीटर। तो आर की वैल्यू तो भाई आ गई 240 मीटर। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे वो वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है जो इस आर से परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, आर को ना जस्ट एक बार ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा आर है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। दिस इज़ योर आर जो कितने के इक्वल आया है? 240 मीटर। अब मुझे वेलोसिटी का सिर्फ वही कंपोनेंट निकालना है जो इससे परपेंडिकुलर हो। तो मुझे बताओ, जितने से हम बॉल को फेंकते हैं बॉल वापस उतने से ही वहाँ पहुँचता है ना, बस वाई कंपोनेंट उल्टा हो जाता है। मतलब वाई में इसकी स्पीड 30 होगी और एक्स में वो 40 ही होगी। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है क्या आर के? बिल्कुल है, ये 30 परपेंडिकुलर ही है ना, यही तुम्हारा वी परपेंडिकुलर है। क्लियर सभी को? हो गया क्वेश्चन खत्म। तो बोलो ओमेगा कितना आया? वी परपेंडिकुलर बाई आर, मतलब 30 डिवाइडेड बाई 240, तो 1/8 रेडियन पर सेकेंड। ये है बॉल का ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। क्लियर सभी को ये चीज़? हर बार मैं सेम प्रोसेस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इन सारे एग्जाम्पल में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ मैं ना। क्या वो मैंने तुम्हें बता दिया। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कहाँ है वो बनाओ, जब ओमेगा निकालना है तब।
ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक लाइन खींचो, वो तुम्हारा आर हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करो, वो वी होगा, बट वो वी परपेंडिकुलर नहीं होगा। वी परपेंडिकुलर क्या होगा? ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो आर से परपेंडिकुलर हो। क्लियर सभी को? तो ये हमने किया। तो देखो स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, अलग अलग क्वेश्चन में हमने, है ना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन था, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन था, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था। इन सब में हमने ओमेगा कैलकुलेट किया। इसका मतलब हमने जिस दिन से पढ़ाई चालू की है ना, ओमेगा उस दिन से साथ में हमारे। ये बात और है कि उसे देखना हमने अब शुरू किया है। समझ आ गई बात? तुम सोच रहे हो कि सर आँख पे पट्टी बांध दो, क्या देखें अब, कितना देखें, है ना? कोई बात नहीं, थोड़ा और देखेंगे। देखो अब ध्यान से देखो, है ना। अब मैं तुम्हें वो एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों मूव करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये तुम्हारा ग्राउंड है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेटर से 100 मीटर्स है कुछ। ठीक है, और मान लेते हैं ये जो ए है ये इस तरफ जा रहा है 50 मीटर्स पर सेकेंड, और ये एंगल 37 डिग्री है। और मान लेते हैं ये जो बी है ये इस तरफ जा रहा है कुछ 100 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल 53 डिग्रीज है लेटर से। अब मुझे निकालना है ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों मूव करें, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब क्या? ये ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जेक्ट है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन का डायग्राम है, दिस इज डायग्राम ऑफ क्वेश्चन, और वो तुम्हारा क्वेश्चन है, फाइंड ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे। किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाओगे? अपना, तुम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाओगे बी को। क्लियर सभी को? तुम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाओगे बी को, है ना, क्योंकि ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है तुम्हें। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी कर रहे हैं हम। तो मुझे बताओ ए का वेलोसिटी पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरफ कितना आएगा? 40, ऊपर आएगा 30, इसका कितना आएगा? 100 cos 53 हो जाएगा 60, sin 53 हो जाएगा 80। तो बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए की वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होगा ना। और ये सब हमने ऑलरेडी 2D मोशन में बहुत कर रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो बोलो 30 माइनस 80 कितना आएगा? 30 माइनस 80 आएगा -50, इसलिए इसकी वेलोसिटी दिखाई देगी तुम्हें नीचे की तरफ 50। क्लियर? और इतनी की ज़रूरत है, एक्स की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा आर है ना, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट ये आर है, तो तुम्हें वो वही कंपोनेंट चाहिए जो परपेंडिकुलर हो। तो आंसर यहीं से आ जाएगा। क्लियर सभी को? वी परपेंडिकुलर ये हो गया और आर 100 हो गया, खत्म। 50/100 1/2। बट हम जस्ट पूरा का पूरा फ्रेम रेफरेंस चेंज किया तो एक्स में भी लिख लेते हैं। बताओ, ये 40 है, माइनस 60 है ना, क्योंकि ये +40 और तो ये 100 आ जाएगा, तो +100। तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 100। क्लियर? तो आर की वैल्यू है 100 और वी परपेंडिकुलर है ये। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा? ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हो गया वी परपेंडिकुलर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाई आर। तो वी परपेंडिकुलर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है ना, इस फ्रेम में बी क्या है, कैसा है? रेस्ट पे। तो ए विथ रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर कितना है? 50, और आर कितना है? 100। तो आंसर कितना आ गया? ½ रेडियन पर सेकेंड। फिर से ओमेगा का एक और क्वेश्चन, जनरल ओमेगा है ना, कहीं सर्कुलर मोशन नहीं है बट ओमेगा है। क्लियर सभी को? अच्छा ये बताओ, इन क्वेश्चंस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, इस ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, तो तुम कैसे पता करोगे? देखो है ना, अगर तुम बी पे बैठ के देख रहे हो तो तुम्हें ए, अभी 100 को भूल जाओ बिल्कुल ना, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखो। ठीक है, इस 100 को भूल जाओ। ओमेगा निकालना है तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखो। क्लियर? मुझे बताओ तुम्हें ए कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा? अगर मैं बी पे बैठूँ तो ए ऐसा जा रहा है ना, इस तरीके से। तुम खुद ही देखो, ये जो लाइन जॉइनिंग है ना, इसको एक रॉड की तरह मान लो कि ये रॉड है, और ये वी ऐसा घूम रहा है, तो ये रॉड कैसा घूमेगा बताओ? ये रॉड
इस तरीके से ऐसे करके घूमेगा ना, इस ऐसा, तो ये कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा ना, ऐसा तुम्हारा रॉड घूमेगा। क्लियर? तो मुझे बताओ ये तुम्हें कैसा घूमता हुआ दिख रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ये तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके फिंगर्स कर्ल करो, है ना, ये आर वेक्टर है, ध्यान से देखो ये आर वेक्टर है इस तरफ, और फिंगर्स कर्ल करो मोशन, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर सभी को? ये कैसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। एक एग्जांपल और देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो बताओ, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इस ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, तो ये ओमेगा तुमने किसका निकाला, बॉल का, इसके रेस्पेक्ट में। मतलब ये जब बॉल को देख रहा है तो तुम सिर्फ इस कंपोनेंट को देखो और इसे एक रॉड की तरह मानो, तो ये वाला कंपोनेंट इसको ऐसा घुमा रहा है, तो ये कैसा घूम रहा है बताओ, ये इस तरीके से घूमेगा ना, ये एक रॉड है, ये रॉड को ऐसा घुमा रहा है, तो ये रॉड कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसलिए इसका आंसर है क्लॉकवाइज। देखो है ना, क्लॉकवाइज ऐसे बनाया जाता है ना एरो, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, या फिर इनटू द प्लेन। सर आपको कैसे पता इनटू द प्लेन? क्योंकि फिर राइट हैंड थंब रूल माइंड में यूज़ कर लिया है ना। ये ऐसा घूम रहा है, देखो ना, ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिंगर में क्लॉकवाइज कर्ल कर रहा हूँ, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनटू द प्लेन। तुम एक मैजिक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, CIAO, क्लॉकवाइज तो इनटू द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज तो आउट ऑफ द प्लेन। खत्म। क्लियर सभी को ये चीज़? अच्छा, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ये आर वेक्टर है, ध्यान से देखो है ना, ये आर वेक्टर है और V परपेंडिकुलर ये है, तो ये ऐसा घुमा रहा है इसको, तो ये भी इस तरीके से घूमेगा ना। बोलो ये कैसा घुमा, क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज, या फिर इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन ड्रॉ करने का तरीका क्या है, ऐसा क्रॉस। क्लियर सभी को ये चीज़? अच्छा, नेहा को भी देख लेते हैं, आ जाओ। बोलो बोलो ये आर वेक्टर, ये रॉड की तरह, और V परपेंडिकुलर ये है, तो ये इसको ऐसा घुमाएगी इस रॉड को ना, अगर ऐसा इस तरीके से, इसको रॉड की तरह मान लो कि एक रॉड है और V परपेंडिकुलर ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है, तो ये इसको रॉड को ऐसा घुमाएगा ना, तो फिर से क्लॉकवाइज हो गया ना, तो ये भी आंसर क्लॉकवाइज या फिर इनटू द प्लेन। तो ओमेगा ऑफ नेहा विद रिस्पेक्ट टू सौरभ है इनटू द प्लेन। क्लियर सभी को? तो इस तरीके से तुम डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये फिर से लैडर प्रॉब्लम आ गया, सीढ़ी। याद करो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इक्विलिब्रियम में, कांस्टेंट इक्वेशन में, आज ये एक बार और आया। मैंने तुम्हें बोला था कि अलग अलग चैप्टर में ये सीढ़ी तुम्हें दिखती रहेगी बीच बीच में, आज ये ओमेगा पढ़ते टाइम फिर से आ गया। आओ करते हैं। मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा A ले लेते हैं इसको, और ये नीचे वाले पॉइंट को B ले लेते हैं। ये लेंथ तुम्हारा मान लो 10 मीटर्स दिया हुआ है लैडर का, ये वाला एंगल मान लो 37 डिग्री बताया है, और ये बताया है कि जो पॉइंट B है वो राइट साइड जा रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड से। तो तुम्हें ओमेगा ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है। शानदार क्वेश्चन है ना, A का ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू B। अब मुझे बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कंस्ट्रेंट से ये पता है कि अगर B इधर भाग रहा है तो A नीचे की तरफ आएगा ना। तो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि तुम्हें पॉइंट A की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है यूजिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन। क्लियर सभी को? फिर से सुनो, ये कौन सा केस है, ये है तुम्हारा ऑब्जर्वर क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू B, और ये है ऑब्जेक्ट। तो पहले तो तुम्हें ये पहचानना है कि ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला केस है कि ऑब्जेक्ट जिसमें, सॉरी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट नहीं, ऑब्जर्वर एट रेस्ट वाला केस है, जो कि ये सारे क्वेश्चन थे ना। इसमें भी ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, यहाँ पे इसमें भी ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ रेस्ट पर है, इसमें भी ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ रेस्ट पर है, बट यहाँ पे ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा था और ऑब्जेक्ट भी। तो पहले तुम्हें ये पहचानना है कि ये कौन सा केस है। तो यहाँ पे पॉइंट B मूव करेगा तो कंस्ट्रेंट से पॉइंट A भी मूव करेगा, मतलब ये दोनों का मूव करने वाला केस है। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले वेलोसिटी ऑफ A तो निकालना पड़ेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ A निकालने के लिए क्या यूज़ करोगे, कंस्ट्रेंट जो मैंने तुम्हें सिखाया था, है ना। आओ करते हैं, देखो ध्यान से। इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर राइट साइड है तो A की वेलोसिटी किधर होगी, नीचे। मान लेते हैं ये V है। क्लियर? अब अगर ये 37 है तो ये 90 होगा, तो ये 53 होगा। अब मुझे बताओ V का कंपोनेंट इस दिशा में कितना आएगा, V cos 53 है ना। V cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं कभी कंस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ याद रखना,
v cos 53 हो जाएगा 3v/5, और एक कंपोनेंट v का परपेंडिकुलर भी आएगा लैडर से, जो v sin 53 होगा और वो 4v/5 होगा। क्लियर सभी को ये? अब मैंने लैडर के अलोंग और लैडर के परपेंडिकुलर क्यों डिवाइड किया? क्योंकि कंस्ट्रेंट इक्वेशन में सिर्फ वही कंपोनेंट काम का होता है जो स्ट्रिंग के अलोंग होता है ना, क्योंकि वही उसके लेंथ को चेंज कर सकता है। तो सिमिलरली यहाँ भी लैडर के लेंथ को कौन चेंज कर सकता है? 3v/5। अब पॉइंट बी में ये 20 मीटर्स पर सेकेंड के भी दो कंपोनेंट निकालते हैं। चलो, एक होगा अलोंग और एक होगा परपेंडिकुलर। बोलो ये 37 तो ये भी 37 है ना, वर्टिकली ऑपोजिट। 20 cos 37 कितना हो जाएगा? 16। 20 sin 37 कितना हो जाएगा? 12। अब काम के कंस्ट्रेंट इक्वेशन के लिए काम का वेलोसिटी कौन कौन है? 3v/5 और 16। तो मैं कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ पहले, ध्यान से देखो है ना। जब हम ये सब बातें भी तुम साइड में नोट में लिखना, क्योंकि तुम देखो अब क्वेश्चन इतने शानदार हो रहे हैं कि जिसको कंस्ट्रेंट आता है वो कई लोगों से काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, है ना। जिसको कंस्ट्रेंट भूल चुके हो जो, वो फिर काफ़ी पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुम्हें ओमेगा का फॉर्मूला तो याद है बट तुम कंस्ट्रेंट नहीं अप्लाई कर पा रहे। क्लियर सभी को? इसलिए तुम्हें अगर कुछ बातें पिछली नहीं याद है, तुम साइड में नोट करो कि कंस्ट्रेंट लिखते वक्त 3v/5 और 16 काम में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलोंग दी लैडर है। अब ध्यान से देखो, ये 3v/5 क्या कर रहा है? इस लैडर के लेंथ को, ऐसे ये नीचे आ रहा है ना, तो ये लैडर के लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? -3v/5। जबकि ये 16 क्या कर रहा है? ध्यान से देखो, ये 16 क्या कर रहा है? अब 16 पे आ गया तो इस पॉइंट को रेस्ट मानूंगा तो 16 इधर जा रहा है। तो अगर ये पॉइंट इधर जाने लगा तो लैडर का पूरा लेंथ बढ़ने लगेगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? +16। दो ही पॉइंट थे, एक ये और एक ये, कंस्ट्रेंट खत्म, इक्वल टू 0। इसका मतलब तुम्हारा वैल्यू आया 3v/5 इक्वल टू 16, मतलब v की वैल्यू आ गई 80/3। तो दिस इज़ योर 80/3। ये जो v आया ये कितना आया? 80/3 आ गया। क्लियर सभी को ये चीज़? 80/3 आ गया v, है ना। अब मुझे निकालना है ओमेगा। अब कहानी शुरू होती है ओमेगा की। ये तो हमने v निकाल लिया। v क्यों निकाला? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b चाहिए था ना, बिल्कुल चाहिए था। अब ओमेगा ध्यान से देखो, अब ये लैडर है तुम्हारा ना, ओमेगा का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले अपना हम लैडर एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। ये है भाई मेरा लैडर, ठीक। अब इस लैडर के वेलोसिटीज़ ड्रॉ करते हैं ना, सारे के सारे। मुझे बताओ इधर कितना है? ये 4v/5 है, तो 4v/5 कितना आएगा बताओ, कैलकुलेट करो। 4v/5 इक्वल टू 4 × 80/3 और इधर 5 है ना, तो इधर होगा 16 × 4 64/3। तो इधर कंपोनेंट है 64/3, है ना। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए। और इधर नीचे भी एक पॉइंट है, पॉइंट बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले सारी वेलोसिटीज ड्रॉ कर लेता हूँ। इधर है 3v/5, तो 3v/5 कितना आएगा? 3/5 × 80/3 16। ये बस 16 आ गया ना, ये आ गया 16। क्लियर सभी को? तो ये वैल्यू आ गई 16। एक्चुअल में ये 16 किसी काम का नहीं है। मैं नहीं करूँगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं नहीं करूँगा टाइम वेस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ ओमेगा निकालने के लिए वही वेलोसिटीज चाहिए जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर हो। तो क्यों टाइम वेस्ट करें? सिर्फ परपेंडिकुलर वाला लेते हैं ना, ये है ना परपेंडिकुलर वाला, अलॉन्ग वाला क्यों ले। सिमिलरली यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला कौन सा है? नीचे 12। तो ये दोनों मेरे काम के हैं बस। ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड में डायग्राम, जो इनके एक्चुअल वेलोसिटी है। बट मुझे ग्राउंड के फ्रेम में चाहिए क्या? नहीं, मुझे ग्राउंड के फ्रेम में नहीं चाहिए, मुझे ए विथ रेस्पेक्ट टू बी चाहिए। तो मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी में आना पड़ेगा। क्लियर? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी में कहानी क्या है? ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी में बी है रेस्ट पे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो कितना आएगा? वी ए माइनस वी बी। तुम ध्यान से देखो, वी ए माइनस वी बी, मान लेते हैं कि ये नीचे वाले दिशा को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो ये ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये कितना आएगा? 64/3 माइनस -12 मतलब +12। तो ये कितना आ गया? 36 और 64 100/3 प्लस 100/3 है ना। मैंने किस दिशा को पॉजिटिव लेते हुए लिखा ये सब कुछ? मैंने ये नीचे वाली दिशा को पॉजिटिव लेते हुए लिखा, तो ये +100/3 आया। मतलब ए जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है
100/3 से, और B कैसा है इस फ्रेम में, B इस फ्रेम में रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस B में आ गए। बताओ मिल गया तुम्हें V परपेंडिकुलर, यही है V परपेंडिकुलर ना, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, किस फ्रेम में, B के फ्रेम में, ठीक है। और R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर, ये है तुम्हारा R 10 मीटर। खत्म क्वेश्चन, V परपेंडिकुलर बाई R। तो ओमेगा कितना हो गया हमारा, V परपेंडिकुलर इज 100/3 बाई R, मतलब 10/3 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। खतरनाक शानदार क्वेश्चन, पूरा ओमेगा और कंस्ट्रेंट इक्वेशन का रिवीजन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करने में तुम्हें मन में डर नहीं लाना है, तुम्हें ये सोचना है कि ये मौका है हमारे पास, जो चीज़ें हमने पढ़ ली उसको रिवाइज करने की, और ऐसा फिजिक्स में होता रहेगा। समझ आया? इसीलिए तुम्हें लगेगा कि कई बार जो सब कुछ पढ़ रहा है कि ये सब हमने किया हुआ है, और तो ये सब बार बार क्यों हो रहा है ना, बार बार सर क्यों करा रहा है, ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। बट अगर तुम्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तुमने पहले भी सही से नहीं पढ़ा, तुम्हें लगेगा कि ये बार बार क्या हो रहा है ना। बट ऐसा नहीं सोचना है, तुम्हें ये सोचना है बार बार क्यों हो रहा है। क्लियर? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसीलिए हो रहा है। समझ आई बात? तो ये तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन है, अच्छे से देखो इसे, माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ। मैंने क्या किया है, मैंने अभी वही काम किया है जो मैं इसके पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहा था। ये तुम्हें समझना ज़रूरी है। क्लियर सभी को? ये लास्ट एग्जाम्पल देखो ध्यान से, है ना। ये एक तुम्हारा लेटस से एक सर्कुलर व्हील टाइप का है ना, टायर या डिस्क है ना। टायर होता है, इसको ऐसे ग्राउंड पे ऐसे मैंने रोल कर दिया, ठीक है। टायर जैसा है ये, या डिस्क है। इसमें मैंने कोई 4 पॉइंट बनाया ना। लेटस से ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, और ये पॉइंट S है। और ये पॉइंट्स ना बिल्कुल सीधे सीधे हैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे सेंटर में काम करता हूँ, सबको डॉटेड लाइन से जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये P से R बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट है, ठीक, और ये भी ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट है। क्लियर? और ये जो तुम्हारा पॉइंट है, दिस इज़ योर सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? Q यहाँ पर है, ऐसे यहाँ है P और Q, ये सेंटर है सर्कल का। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब ये डिस्क ग्राउंड पे मूव कर रहा है ना, या टायर जैसा चीज़ है, समझो टायर को तुमने ऐसे ग्राउंड पे फेंका, तो जब ये टायर ग्राउंड पे मूव कर रहा है तो कुछ पॉइंट्स की वेलोसिटी गिवन है। वो कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बिल्कुल x डायरेक्शन में जा रहा है 2v से, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये x डायरेक्शन में जा रहा है v से, जो q पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी है √2v, नीचे कितना, तो 45 डिग्री। जो पॉइंट R है उसकी वेलोसिटी 0 है, और जो पॉइंट S है उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ है √2v, और कितने ऊपर, 45 डिग्री पे। तो तुम ध्यान से देखो, मैंने इन चारों पार्टिकल्स की ना जो पॉइंट्स दिए मैंने P, Q, R, S और पॉइंट C, उसकी ऐसी वेलोसिटीज दे दी, ठीक है। ये क्वेश्चन का डायग्राम है, और तुम्हें फाइंड क्या क्या करना है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1, ओमेगा ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q। क्वेश्चन नंबर 2, ओमेगा ऑफ S विथ रेस्पेक्ट टू R। क्वेश्चन नंबर 3, ओमेगा ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू C। क्वेश्चन नंबर 4, अपने मन से कुछ भी ले लो, ओमेगा ऑफ S विद रेस्पेक्ट टू P मान लो, है ना। ऐसे कितने भी मैं सीक्वेंस बना सकता, चलो एक और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओमेगा ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू, ओमेगा ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू SP हो गया है, P विद रेस्पेक्ट टू Q भी हो गया है, P विद रेस्पेक्ट टू R मान लो निकालना है तुम्हें। क्लियर? और ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, मैं 5 क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्लियर? तो ये सारे वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है ना, एक एक करके ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है पूरा तुम्हारे बोर्ड पे, ये क्वेश्चन है, इसको अलग से ड्रॉ कर लो, फिर दूसरे डायग्राम में सोल्यूशन बनाना फिर से ड्रॉ करके। क्लियर? अब देखो ध्यान से, मैं इसमें 1-2 पार्ट सॉल्व करूँगा, बाकी तुम्हें खुद से करना है। ओमेगा ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q, है ना। सर्कल का रेडियस ले लो R, लिख लो क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ सर्कल इज R। P विथ रेस्पेक्ट टू Q,
तो P विद रेस्पेक्ट टू Q कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये है मेरा R, है ना। P विद रेस्पेक्ट टू Q मतलब ये है R। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, मुझे दोनों की वेलोसिटी चाहिए होगी विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी दोनों की वेलोसिटी चाहिए होगी मुझे परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तभी तो रिलेटिव निकालूंगा ना। मुझे दोनों की वेलोसिटी चाहिए परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो मैं इसको ना अलग से ड्रॉ करता हूँ, चलो पी क्यू को, ठीक है। पी क्यू, ये है पी क्यू, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू। अब तुम ध्यान से देखो, ये एंगल 90 है, ये लेंथ r है, ये लेंथ p, कैपिटल R लिख लेते हैं इसको, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा ना, ये एंगल कितना आएगा 40। अगर ये 45 ये 45, मतलब ये जो q की वेलोसिटी है वो बिल्कुल इस r के डायरेक्शन में ही है ना। ये जो स्मॉल r है मेरा, इस स्मॉल r के डायरेक्शन में है। अगर ये r और r है तो ये स्मॉल r कितना आएगा मेरा, √2r। ये स्मॉल r कौन सा r है, जो फॉर्मूले में हमारा ना v परपेंडिकुलर बाई r, वो r क्या होता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन। वो यहाँ पे कितने इक्वल है, √2r के, ठीक है। अब ये डिस्टेंस r दोनों रेडियस था, और ये तुम्हारा √2r हो गया, तो दिस इज योर √2r। क्लियर। अब देखो ध्यान से, इसमें पॉइंट P की वेलोसिटी गिवन है इस दिशा में 2v, और Q की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ही है पूरी की पूरी, है ना, √2v। मुझे कैसे पता कि ये सेम लाइन पे है, क्योंकि ये एंगल भी 45, ये भी 45, मतलब ये ज़रूर एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, तभी ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आएंगे। क्लियर सभी को ये चीज़। अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वेलोसिटी ओमेगा ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q चाहिए, है ना, ओमेगा ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं p के पहले कॉम्पोनेंट डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। q का डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पूरा का पूरा अलोंग दिस लाइन है ना। तो p के कॉम्पोनेंट डिवाइड करते हैं, देखो इधर कितना आएगा, बोलो ये एंगल कितना होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा ना, है ना, ये 45, ये 90, तो ये भी 45 और ये भी 45। तो 2v cos 45 कितना आ जाएगा, 2v बाई √2, और परपेंडिकुलर टू रेडर में क्या आएगा, इधर 45 तो ये भी 45, तो ये भी आएगा 2v बाई √2। क्लियर। अब इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ना तुम बार बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके नया डायग्राम मत बनाओ, थोड़ा टाइम सेव करो, ठीक है। तुम देखो इसमें ये जो 3 वेलोसिटीज डायग्राम में बनी है उसमें से सिर्फ एक ही मेरे काम का है, 2v बाई √2, क्योंकि एक वही है जो r से परपेंडिकुलर है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे p विथ रेस्पेक्ट टू q चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q, तो q का तो वेलोसिटी 0 है परपेंडिकुलर वाला, तो जो ओमेगा का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q, कौन सा, पर परपेंडिकुलर ना, v परपेंडिकुलर ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q डिवाइडेड बाई r। तो मुझे बताओ यहाँ पे p v परपेंडिकुलर p विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, 2v बाई √2 माइनस 0, क्योंकि मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होता है। तो 2v बाई √2 है इसके पास और इसके पास 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 2v बाई √2, बस ये आया न्यूमरेटर। क्लियर। डिवाइडेड बाई r, r कितना है, r इज कैपिटल √2r, है ना, r क्या है, r इज कैपिटल √2r, है ना, ये r की वैल्यू है। अब इसे सॉल्व करो, देखो क्या वैल्यू आ रही है ना। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है तुम्हारी, है ना, 2v, तुम्हारा ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी था, तो 2v का कंपोनेंट कितना आया, 2v cos 45, दैट इज 2v बाई √2, है ना। तो 2v बाई √2 आ गया यहाँ पे, मैंने उसे 2v बाई 2√2 लिख दिया ना, दैट इज ओनली 2v बाई √2, दिस इज ओनली 2v बाई √2। क्लियर। v परपेंडिकुलर p क्या है, 2v बाई √2, और r की वैल्यू क्या है, √2r, ठीक है। तो मुझे बताओ जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी नीचे 2v बाई 2r, है ना, 2v बाई 2r, मतलब कितनी आई, v बाई r, आंसर। क्लियर सभी को ये चीज़। अब एक आंसर आ गया मेरा v बाई r, है ना। अब मुझे दूसरा पार्ट पे चलना है। चलो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये s विथ रेस्पेक्ट टू r। तो एक काम करते हैं, s विथ रेस्पेक्ट टू r निकालते हैं, ठीक है। तो
एस विथ रेस्पेक्ट टू आर निकालेंगे तो मुझे बताओ यहाँ स्मॉल आर कैसा बनेगा, स्मॉल आर ऐसा बनेगा ना ये। तो हम क्या करते हैं, इस स्मॉल आर को अलग से ड्रॉ करते हैं और अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज योर, सॉरी, ये है मेरा एस से लेके आर तक की दूरी है ना, दिस इज पॉइंट एस एंड दिस इज पॉइंट आर, ठीक है। अब एस की वेलोसिटी कितनी गिवन है, एस की वेलोसिटी ऐसी गिवन है √2v और आर की वेलोसिटी है 0। अब मुझे बताओ क्या मुझे किसी का भी कंपोनेंट डिवाइड करने की ज़रूरत है यहाँ, नहीं। ये √2v पूरा का पूरा, बताओ ये एंगल 45 है, इधर भी 45 ही आएगा ना, है ना, क्योंकि ये 90 है, ये 90 होगा और ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, तो ये सब आइसोसेलेस ट्रायंगल ही तो हैं। तो ये 90, तो ये दोनों 45, तो ये भी 45, तो ये पूरा एंगल कितना 90। मतलब ये जो √2v है ये ऑलरेडी इससे परपेंडिकुलर है। क्लियर सभी को। और आर तो रेस्ट पर ही है, तो मुझे यहाँ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्मॉल आर कितने के इक्वल है, √2r के। तो मेरा ओमेगा कितना हो जाएगा ऑफ, क्या पूछा गया है, एस विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू r बाई r। तो v परपेंडिकुलर s विथ क्या, √2v माइनस 0 है ना, ये तो पूरा का पूरा रेस्ट पर ही है। तो ऊपर कितना आएगा, √2v माइनस 0 डिवाइडेड बाई r। r कितना है, √2r। तो ये कितना है, √2r, सॉरी। तो ये आंसर भी कितना आ गया, v/r। खत्म क्वेश्चन। अब क्या तुम बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, क्या तुम खुद से कर सकते हो बाकी बचे हुए 3, q विथ रेस्पेक्ट टू c, s विथ रेस्पेक्ट टू p, p विथ रेस्पेक्ट टू r, खुद से करना। और जब तुम फाइनल देखोगे ये तीनों के आंसर, सब के आंसर, है ना, मैं चाहता हूँ तुम अभी स्क्रीन पॉज करके करो, स्क्रीन पॉज करो, फिर देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इन सब के जो आंसर हैं ये सब के सब v/r के इक्वल आएंगे। ये सब के सब किसके इक्वल आएंगे, v/r के। क्लियर सभी को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम अपने एक चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स, है ना, रोटेशनल मोशन। समझ आई, रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट को अभी तुम यहाँ जस्ट लिख लो, ठीक है। वो क्या है उसे समझेंगे हम लोग उस चैप्टर में जाके। लिखो क्या, लिखो इन अ रिजिड बॉडी। क्या लिखोगे, इन अ, ये सारा कैलकुलेशन सारा कर लोगे सारे पार्ट का, और फिर लिखोगे इन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब जिसको दबा के छोटा भी नहीं किया जा सकता और खींच के लंबा भी नहीं किया जा सकता, ये एक रिजिड बॉडी है। दिस इज अ रिजिड बॉडी, है ना। मेरा पेट रिजिड बॉडी नहीं है, वो दबा के इलास्टिक है ना, वो छोटा अंदर बाहर कर सकते हो तुम। क्लियर सभी को। तो ये रिजिड बॉडी है, समझ आई बात, है ना। ये एक रिजिड बॉडी है, इसको मैं तोड़ के, बोर्ड भी एक रिजिड बॉडी है। तो कोई भी रिजिड बॉडी हो, है ना, जैसे टायर की बात की मैंने, डिस्क रोल करते हो तुम ग्राउंड पे, है ना, टायर की बात की, डिस्क की बात की। तो ये जो डिस्क है इन अ रिजिड बॉडी, कोई सा भी रिजिड बॉडी हो सकता है, वो कोई भी रिजिड बॉडी हो सकता है ना। ये यहाँ पर एक फ़ोन रखा है, ये भी एक रिजिड बॉडी है ना। यहाँ मेरे सामने एक टेबल रखा है, ये दीवारें लगे, यहाँ AC लगा है, सब रिजिड बॉडीज़ है। मतलब जिसको तुम दबा कंप्रेस भी नहीं कर सकते और खींच के लंबा भी नहीं कर सकते, वो सब रिजिड बॉडीज़ कहलाते हैं। क्लियर। तो इन अ रिजिड बॉडी, क्लियर, इन अ रिजिड, कोई पत्थर उठा लो वो भी एक रिजिड बॉडी है, कैसा भी हो सकता है वो, है ना। इन अ रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट with respect to any other point is same, is same। तुमने किसी के रेस्पेक्ट में कोई भी निकालो ना, इनफैक्ट इतना ही नहीं, मैं तो बोलता तुम और क्वेश्चन ऐड कर लो। ओमेगा ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू s, ये भी वही आंसर आएगा। और कर लो ओमेगा ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू r, ये भी वही आएगा। ये सबका आंसर सेम ही आएगा, सबके सबका। क्लियर सभी को। मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का ओमेगा हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये एक रिजिड बॉडी की खास बात है। क्लियर सभी को। तो अभी हमको सिर्फ ओमेगा पे ध्यान देना है कि ओमेगा कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया कि रोटेशनल मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर सभी को। जब चीज़ को, तुम्हारे हाथ में एक डिस्क है ना, डिस्क मतलब कैसे, तुम कैरम बोर्ड खेलते हो
तो कैरम का जो स्ट्राइकर है या कैरम के जो कॉइन्स हैं वो सब डिस्क है, तो उसको ग्राउंड पे ऐसे जब रोल करते हो तो ऐसा कुछ होता है उसमें। क्लियर सभी को ये चीज़? तो वो सब हम रोटेशनल में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तुम्हें क्या सीखना है कि ओमेगा कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और ये पूरा सब कुछ है ओमेगा के बारे में। क्लियर सभी को? थोड़ा एडवांस लेवल लेक्चर्स, बट सही से देखोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स, और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।